नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज हम लोग जीएस 2 में अगला लेक्चर जो पॉलिटी का हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें क्या पढ़ेंगे आज हम लोग। तो आज हम लोग प्रस्तावना पढ़ेंगे संविधान का, जिसको उद्देश्य क्या भी कहा जाता है, उसी को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि इससे जुड़े हुए सवाल बहुत बार पूछे गए हैं आपके एग्ज़ाम में, और जिस हिसाब से इस बार पैटर्न बदला है 68 बीपीएससी का पीटी का, तो अगले साल से पीटी में भी आप एक्सपेक्ट करेंगे कि इस टॉपिक से सवाल हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि यूपीएससी जो है वो कोई एक साल ऐसा पीटी नहीं गुजरता जिस साल प्रियम्बल से और फिर मूल अधिकार से और डीपीएसपी से सवाल ना पूछे। इसको प्रियम्बल ही कहा जाता है, संविधान की प्रस्तावना। इसी को हम लोग ध्यान से देखेंगे। फिर वीडियो के अंत में मैं आपको क्या बता दे दूँगा, 2 सवाल मैं आपको दे दूँगा। जिस सवाल को आपको क्या करना है, उसको लिखना है और लिख कर आपको उसको चेक कर लेना है। ओके, वीडियो को जहाँ भी हो सके शेयर ज़रूर कीजिएगा। और GS2 नाम से प्लेलिस्ट है इसका। किसका? GS2 नाम से प्लेलिस्ट है। और हिस्ट्री का जो लेक्चर अपलोड होता है उसका हिस्ट्री नाम से ही प्लेलिस्ट है। हिस्ट्री नाम से एक प्लेलिस्ट होगा जिसमें GS1 का लेक्चर अभी अपलोड हो रहा है, और GS2 का प्लेलिस्ट है जिसमें GS2 के पॉलिटी और कृषि वगैरह के लेक्चर अपलोड हैं। इकोनॉमिक्स का प्लेलिस्ट अलग से बना हुआ है। इकोनॉमिक्स लेक्चर की मैं बात कर रहा हूँ, इसका प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगा। और IR का भी अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है। बीपीएससी के लिए सबसे अच्छा कंटेंट हम प्रोवाइड करवाते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। सबसे पहले संविधान की प्रस्तावना क्या है। ज़्यादा शोर शराबा नहीं करेंगे, बिल्कुल आराम से एक एक चीज़ बेसिक को पढ़ते चलेंगे, जिससे हम बस मेंस में आंसर राइटिंग कर सकें। बाकी कोई हमें विशेषज्ञ थोड़ी ना बनना है यार, हमें तो बस अपना एग्ज़ाम निकालना है और ऑफिसर बन जाना है। तो सबसे मूलभूत चीज़ आपको क्या पता होना चाहिए। बचपन में जब हम लोग सरकारी स्कूल में पढ़ते थे ना, तो हम लोग को प्रस्तावना याद करवा दिया गया था, क्योंकि रोज़ प्रार्थना के बाद प्रस्तावना हमें पढ़ना होता था। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए खूब चीख चीख के हम लोग पढ़ते थे। कई सारे गंदे पीसीएस के इंटरव्यू बोर्ड में जैसे ही आप इंटर करेंगे ना, इंटरव्यू में जैसे ही आप घुसेंगे ना, आपसे पूछ लेगा कहाँ भाई प्रस्तावना बोल के सुनाओ, प्रस्तावना बोल के सुनाओ, प्रस्तावना पढ़ो। अब वहाँ पर कई सारे लोग जाते ही क्या हो जाते हैं, गुम हो जाते हैं कि अरे ये क्या पूछ लिया, प्रस्तावना तो पढ़ा ही नहीं पूरा। और उसमें वो थोड़ा सा बारीकी से जांच करते हैं, इसलिए प्रस्तावना वैसे भी आपको याद होना चाहिए। यूपीएससी वाले तो इंटरव्यू में ये सब चीज़ें नहीं पूछते हैं। हाँ, कई बार निकलते समय, एंट्री करते समय स्टेट पीसीएस वाले, यूपी वाले खासतौर से इस चीज़ों पर पूछ लेते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये आपके हर जगह काम आएगा। प्रस्तावना क्या है? संविधान की प्रस्तावना जो है, इस पर हम लोग बाद में, ये क्या है? मूल रूप से दर्शन है। दर्शन क्या होता है बंधुओं? किसी भी चीज़ का आइडिया होता है। जैसे आइडिया ऑफ इंडिया आपने पढ़ा होगा। आइडिया ऑफ इंडिया क्या होता है कि भारत देश का जो निर्माण हुआ, उस निर्माण के पीछे आइडिया क्या है? उसका आइडिया ये है कि एक भारत भूखंड है जो हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक फैला हुआ है। इसमें निवास करने वाले लोग एक कल्चर को फॉलो करते हैं, भले उनकी भाषा अलग अलग हो, लेकिन कल्चरल रूप से कम अपना देश एक है। जनजातीय लोगों का कल्चर एक है, और सभी इस भूमि को भारत भूमि अपनी माँ के नाम से पुकारती है। क्या है मूल रूप से? मैंने क्या बताया, एक छोटा सा दर्शन है अपने देश के निर्माण के पीछे। अब जैसे पाकिस्तान का निर्माण किया उन्होंने, पाकिस्तान के निर्माण के पीछे क्या था दर्शन? कुछ भी नहीं था यार, इस्लाम इस्लाम करके उन्होंने निर्माण किया। आप 25 साल बाद बांग्लादेश उनसे अलग ही हो गया, बताओ कौन सा इस्लाम का नाम था। तो इसी तरह से प्रस्तावना का जो हमने, संविधान का हमने निर्माण शुरू किया, तो हमने ये देखा कि भाई संविधान जो बना रहे हो, संविधान जो बना रहे हो, किस उद्देश्य के साथ बना रहे हो। उद्देश्य यानी कि संविधान बनाने का लक्ष्य क्या है आपका। आप जो अभी यूपीएससी की या पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आपका लक्ष्य क्या है? पीसीएस अधिकारी क्यों बनना चाहते हैं आप? जिस दिन आपने तैयारी करना शुरू किया होगा, अगर आपने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया होगा, तो यानी आपने अपने कैरियर का प्रस्तावना ही नहीं लिखा है। तो सबसे पहले आपको खुद ही के अंदर तलाशना चाहिए कि आप ऑफिसर क्यों बनना चाहते हैं। जिसने भी ये तलाश लिया ना, उसको जीवन में कभी भी जब तक पास ना होता है, मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती है। मोटिवेशन की ज़रूरत उनको नहीं होती है। इसी तरह जब हमने संविधान का निर्माण शुरू किया ना, तो हमने क्या, हम सब लोगों ने क्या तय किया कि हम क्या लक्ष्य लेकर चलें। इस संविधान के निर्माण के पीछे हमारा दर्शन क्या हो, दर्शन क्या हो, उद्देश्य क्या हो। इसीलिए इसको उद्देश्य का भी कहा जाता है, इसको संविधान के प्रस्तावना भी कहा जाता है, एक प्रस्तावना। ओके,
तो यहीं से शुरू होता है कि संविधान की प्रस्तावना क्यों लाया गया था। सबसे पहले संविधान में यूएसए के संविधान प्रस्तावना को जोड़ा गया था, लेकिन यूएसए के मूल संविधान में नहीं था ये, बाद में इसको यूएसए के संविधान में जोड़ा गया। अब दुनिया के लगभग हर एक संविधान में प्रस्तावना को स्थान दिया गया है। प्रस्तावना क्या होता है? पूरे के पूरे संविधान को आप एक तरफ कर देंगे, जैसे इस तरफ मैंने संविधान लिख दिया और इस तरफ मैंने प्रस्तावना लिख दिया। किसी ने हमारा संविधान नहीं देखा है आज तक, लेकिन वो अगर प्रस्तावना को पढ़ लेगा तो उसको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि ये संविधान जो है, ये संविधान लोकतंत्रात्मक होगा। इस संविधान में परम सत्ता जो है वो जनता में निहित होगी। ये गणतंत्रात्मक होगा, ये संप्रभुता से संबंधित होगा, ये धर्मनिरपेक्ष तंत्र होगा, इसमें समाजवाद की भी भावनाएं हो सकती हैं। ये सब पता चल जाएगा कि इस संविधान में आगे क्या क्या चीज़ें होंगी। इसी को क्या कहा जाता है बंधुओं? इसी को संविधान की प्रस्तावना कहा जाता है। प्रस्तावना का मूल यही है। यहाँ तक क्लियर हो गया। एन पालिकी वाला जैसे लोग जो हैं उन्होंने क्या बोला, ये संविधान विशेषज्ञ हैं, इन्होंने क्या बोला था कि ये जो प्रस्तावना है ये क्या है? ये संविधान का परिचय पत्र है, आइडेंटिटी कार्ड है, संविधान का परिचय पत्र है। मैंने जो स्टेटमेंट दिया इसको ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। तो दर्शन है 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पंडित नेहरू ने पेश किया था। आपको ये पीडीएफ चाहिए हो तो आपको अब चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, तभी आपको कोई पीडीएफ मिलेगा। मेरे हैंड रिटन नोट्स, कोई बुक में लाऊंगा उसकी बात अलग है। आपको चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने से मुझे भी सपोर्ट मिलेगा और आपको गाइडेंस भी मिल जाएगा, पर्सनल गाइडेंस। ज्वाइन करने के बाद आप मुझे इंस्टाग्राम पर या टेलीग्राम पर मैसेज करेंगे कि मैंने ज्वाइन कर लिया है। उसके बाद मैं आपको असिस्ट कर दूंगा और ये पीडीएफ वगैरह हैंड रिटन नोट्स के आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, जो भी मैं पढ़ाऊँगा उसका। ओके। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पंडित नेहरू ने पेश किया था। 13 दिसंबर 1946 ये प्रश्न पूछ चुका है आपके पीटी एग्जाम में। फैक्ट आपका पीटी में काम आएगा और जो मैं बोलूँगा वो आपको मेंस में लिखने में काम आएगा। तो क्या ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है, क्या यही हमारा प्रस्तावना बन गया? नहीं, इसमें काफ़ी सारा शोध किया गया। उसके बाद इसमें से इसको काट छाट के अलग करके बहुत सारा कुछ हटा के अंत में ये किसका रूप में आया? अंत में यह प्रस्तावना के रूप में आया। अब एक कहानी बताता हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। जब उद्देश्य प्रस्ताव पंडित नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को पेश किया तो इसमें उन्होंने स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य के रूप में भारत को स्थापित किया। क्या क्या मैंने बोला? उन्होंने स्वतंत्र, ये मैं जो लाइन बोल रहा हूँ इस पर आधारित अभी मैं सवाल दिखाऊंगा आपको, और ये भी दिखाऊंगा कि पिछले बार 67वीं बीपीएससी में सवाल कहाँ से पूछे गए थे, GS1 के पेपर में। स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य, इसके रूप में उन्होंने भारत को बोला। 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने उद्देशिका प्रस्ताव पेश किया। इसमें उन्होंने स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य के रूप में भारत को स्थापित करने की बात कही। अब नेहरू जी से पूछा गया कि उन्होंने उद्देशिका प्रस्ताव में लोकतंत्र शब्द क्यों नहीं रखा, तो उन्होंने कहा कि गणराज्य शब्द जहाँ भी आ जाता है, देखो यहाँ पर गणराज्य शब्द जहाँ भी आ जाता है वहाँ पर लोकतंत्रात्मक व्यवस्था गणराज्य में ही निहित है। जब गणराज्य हमने बोल दिया तो हमें लोकतंत्र नहीं बोलना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का मतलब क्या है, दोनों की भावना तो एक ही है। मैं ये कहानी क्यों बता रहा हूँ आपको, क्वेश्चन राइटिंग में ये मदद करेगा बंधुओं। 2-3 किताब मैं पढ़ता हूँ तब जाके ये चुटकी भर सा मैं निचोड़ कर लाता हूँ आपके लिए कंटेंट। तो गणराज्य शब्द उन्होंने क्या बोला? स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य होगा हमारा देश। तो उनसे पूछा गया लोकतंत्र तो आपने बोला ही नहीं, तो उन्होंने क्या बोला कि जहाँ भी गणराज्य शब्द आ जाता है वहाँ लोकतंत्र वाले शब्द यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। संविधान की सभी शक्तियों का स्रोत कौन होगी? जनता होगी, और संविधान भारत सरकार की शक्तियों का स्रोत होगा। यानी कि भारत सरकार की शक्तियों का स्रोत इनडायरेक्टली रूप से कौन हो गई? तो जनता, क्योंकि जनता से किसको शक्ति मिलती है? संविधान को। और संविधान से किसकी शक्ति मिलती है? किसको? तो सरकार को शक्ति मिलती है। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद उन्होंने को बोला कि हम संविधान सभा में किसी संविधान का नकल नहीं करेंगे। ये उनका उद्देश्य प्रस्ताव का भाषण पढ़ रहा हूँ, उनका भाषण बड़ा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने क्या बोला कि हम संविधान सभा में किसी संविधान का नकल नहीं करेंगे, बल्कि दुनिया के सभी सभ्य संविधान की अच्छाई को अपनाएंगे और कमियों को कम करेंगे, और हो सकता है कि हम उन सभी से अच्छा संविधान का निर्माण कर लें।
तो प्रस्तावना का प्रस्ताव क्लियर हो गया, पंडित नेहरू ने क्या लाया था और वो क्या स्थापित करना चाहते थे। यूएसए के संविधान में लाया गया था और संविधान सभा ने इसमें संशोधन, संविधान सभा नहीं, बाद में 1946 में इसमें संशोधन किया गया और समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ दिया गया। अब संविधान की प्रस्तावना है क्या और उसमें कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो हमारे लिए मायने रखते हैं, जहाँ से सवाल हमारे पूछे जा सकते हैं। तो देखो, संविधान की प्रस्तावना जो है ना, उसका प्रस्तावना के 4 मूल तत्व हैं। मूल तत्व का मतलब पूरा का पूरा प्रस्तावना केवल 4 चीज़ों को लेकर अपने आप में बैठा हुआ है। किस किस चीज़ को लेकर? पहला चीज़ है उसमें जो शुरू होता है ना, हम भारत के लोग, इसका मतलब मैंने समझाया था ना कि वोट देने का अधिकार का मतलब क्या होता है। वोट जब आप किसी को देते हो तो इसका मतलब क्या होता है, उसको आप शासन करने का अपने ऊपर अधिकार दे रहे हो। और यही जो शासक होते हैं ये जाकर किसका निर्माण करते हैं? संविधान का निर्माण करते हैं या आपके लिए कानून का निर्माण करते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो हम भारत के लोग जब शुरू होता है, पहला शब्द हम जो है वो क्या है? वही संविधान की शक्ति का स्रोत है। तो प्रस्तावना में पहला चीज़ क्या हो गया कि संविधान के अधिकारों का स्रोत कौन है, संविधान की पूरी पूरी शक्ति का स्रोत कौन है? तो जनता है। पहला चीज़ तो ये क्लियर हो गया प्रस्तावना से। दूसरा चीज़ प्रस्तावना से क्या क्लियर होता है कि भारत की प्रकृति क्या होगी। भारत जो हम देश बनाने जा रहे हैं वो देश किस तरह का होगा? वो देश एक संप्रभु देश होगा, जिसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। समाजवादी होगा, धर्मनिरपेक्ष देश होगा वो, लोकतांत्रिक देश होगा वो, और एक गणराज्य भी देश होगा वो। तो भारत की प्रकृति क्या होगी? ये सब प्रकृति आपको लिखना पड़ेगा आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाता है बंधुओं। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, किसी पढ़ने वाले बच्चे को शेयर कर दीजिएगा तो बहुत ही अच्छा होगा मेरे लिए। संविधान का उद्देश्य तीसरा, उसमें क्या है इस प्रस्तावना में? तीसरा है संविधान का उद्देश्य क्या होगा। संविधान का उद्देश्य होगा न्याय, संविधान का उद्देश्य होगा स्वतंत्रता, संविधान का उद्देश्य होगा समता यानी कि समानता, वो बंधुत्व की स्थापना संविधान का मूल उद्देश्य होगा। ओके। और क्या है प्रस्तावना में? संविधान के लागू होने की तिथि है 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया था? इसको एतद द्वारा अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था और 26 जनवरी 1950 से इसको पूरे देश में लागू कर दिया गया था। तो क्या पूछा जाएगा आपसे कि संविधान के प्रस्तावना में कौन कौन सी चीज़ें हैं? तो भारत की प्रकृति क्या है? भारत की प्रकृति है, लागू होने की तिथि है, संविधान का अल्टीमेट जो शक्तियां हैं उसका स्रोत कौन है, संविधान को पावर कहाँ से मिलता है? जनता से, और संविधान का उद्देश्य क्या है, किस तरह की चीज़ों को स्थापित करना है, वो है मूल रूप से प्रस्तावना का भाग। अब एक एक शब्द को एक्सप्लेन करते चलते हैं। पहला शब्द है इसमें संप्रभुता। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ये आपके लिए बहुत ही काम की चीज़ है, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। संप्रभुता का मतलब क्या होता है? अपने फैसले जो हम लेंगे ना, वो हम खुद से लेंगे। कोई भी बाहरी देश हमें अपने फैसलों के लिए प्रभावित नहीं कर सकता है। हमें ये दबाव नहीं डाल सकता है कि आपको ये फैसला लेना है और ये फैसला नहीं लेना है। राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से हमारा देश जो होगा वो संप्रभु होगा। किसी भी बाहरी दबाव में हम अपना फैसला कभी भी नहीं लेंगे। आपको पता है कि अपना बगल में जो पाकिस्तान है वो कब तक डोमिनियन स्टेटस बना हुआ रहा था? 1956 तक वो डोमिनियन स्टेट था। डोमिनियन स्टेट का मतलब जो वहाँ पर सरकार थी ना, वो संप्रभु नहीं थी। जबकि हमने जिस दिन संविधान को लागू कर दिया उस दिन से हमारे देश में संप्रभुता कायम हो गई। संप्रभुता कायम होने का मतलब क्या होता है कि हमारा देश उस दिन से अपने सभी डिसीजन के लिए 100% स्वतंत्र हो गया। लेकिन हम 1949 में 1949 में बंधुओं 1949 में हम लोग राष्ट्रमंडल के सदस्य बने। राष्ट्रमंडल का सदस्य कब बने हैं? तो 1949 ईस्वी में बने हैं। तो क्या राष्ट्रमंडल का सदस्य बनने से हमारी संप्रभुता खतरे में पड़ गई? बिल्कुल भी नहीं। क्या क्वाड का सदस्य बनने से हमारी संप्रभुता खतरे में पड़ गई? बिल्कुल भी नहीं। क्या ब्रिक्स का सदस्य बनने से हमारी संप्रभुता खतरे में पड़ गई? बिल्कुल भी नहीं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। दूसरा शब्द कौन सा इंपॉर्टेंट है अपने में? समाजवादी। समाजवादी का मतलब ही क्या होता है? समान वितरण। किसका समान वितरण भाई? तो अवसरों का, संसाधनों का
समान वितरण। अवसर यानी कि कोई नौकरी आई है तो सबके लिए समान होना चाहिए, और संसाधन जो है वो भी सबके लिए समान होना चाहिए। संसाधन पर कब्जा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो सरकार कानून बनाकर उस संसाधन का समान रूप से वितरण को सुनिश्चित करेगी। समाजवादी कानून का एक सबसे बड़ा उदाहरण कौन सा है? तो लैंड रिफॉर्म एक्ट जो है वो समाजवादी कानून का सबसे बड़ा उदाहरण में से एक है। लेकिन अपने यहाँ किस तरह का समाजवाद है? क्या मार्क्सिज्म वाला समाजवाद है अपने देश में? नहीं बंधुओं, अपने यहाँ समाजवाद जो है उसको लोकतांत्रिक समाजवाद कहा जाता है। ऐसा समाजवाद जिसकी स्थापना संसद के बनाए हुए कानूनों के द्वारा होता है। संसद के द्वारा स्थापित समाजवाद है अपने यहाँ, जिसको लोकतांत्रिक समाजवाद कहा जाता है। दुनिया का अभूतपूर्व लक्षण है ये हमारे संविधान में, लोकतंत्रात्मक समाजवाद, यानी कि संसद कानून बना के समाजवाद की स्थापना करेगी। जिसमें समाजवाद से संबंधित उस उद्देश्य आपको कहाँ पर मिलते हैं, किस भाग में मिलते हैं संविधान के भाग 4 में मिलते हैं, जहाँ पर डीपीएसपी दिया हुआ है। क्या है डीपीएसपी में? नीति निदेशक तत्व है, जहाँ पर समान वेतन की बात करते हैं हम लोग, गरीबों की भलाई की बात करते हैं हम लोग। ये सब चीज़ें कहाँ पर हैं? तो ये सब चीज़ें डीपीएसपी के तहत बनाए गए हैं। ओके, क्लियर हो गया होगा। संसद द्वारा स्थापित डीपीएसपी का भाग होता है समाजवादी। पता चल गया होगा समाजवाद क्या होता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि आसान था ये। लेकिन हुआ क्या, जब 1991 आया, 1991 के बाद क्या हुआ है बंधुओं? 1991 के बाद, 1991 से पहले क्या था? तो सरकार का नियंत्रण होता था हर सेक्टर पर। लेकिन 1991 के बाद क्या हुआ? एलपीजी की हमने जब प्रक्रिया लाई है, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तो प्राइवेटाइजेशन जब हमने किया तो सरकार का संसाधनों पर से पकड़ हटने लग गया। बहुत सारे फील्ड ऐसे हैं जहाँ पर प्राइवेट प्लेयर्स काम करते हैं, तो यहाँ पर थोड़ी सी समाजवाद की अवधारणा कमज़ोर हुई है। मैं जो समझाना चाह रहा हूँ उस पॉइंट तक आप पहुँच रहे होंगे। समाजवाद की अवधारणा कब से कमज़ोर होनी शुरू हुई है? 1991 के बाद। जब सरकार किसी चीज़ का विनिवेश करती है तो क्या कर रही है? वो देश के संसाधन को किसी प्राइवेट प्लेयर के हाथ में दे रही है। ये क्या होता है? ये समाजवाद के कहीं ना कहीं खिलाफ होता है। अब कोई चीज़ जो सरकार के पास है, जब सरकार उस पर से अपना नियंत्रण हटा लेगी, पेट्रोल के दाम पर से अपना नियंत्रण हटा लेगी, तो पेट्रोल का दाम अचानक बढ़ जाएगा। अब गैस सिलेंडर है, कुछ लोगों को सरकार सब्सिडी दे के प्रोवाइड करवाती है, कुछ लोगों को प्राइवेट में लेना पड़ता है। तो ये सब क्या है? जिनको सब्सिडी मिलता है उसका मतलब क्या है? समाजवाद कर रही है सरकार, लोगों को मदद करने की कोशिश कर रही है। मूलभूत चीज़ों तक आप पहुंच गए होंगे, मैंने क्या क्या समझाने की कोशिश की है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब तो आप सभी को पता ही होगा। धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है? धार्मिक रूप से भारत सरकार का कोई अपना धर्म नहीं होगा, वो किसी भी धर्म में हस्तक्षेप नहीं करेगी, लेकिन तर्क संगत चीज़ों पर जो अलग क्या बोलते हैं, परंपरागत चीज़ें जो ऐसी होंगी जो लोगों के शोषण का कारण बन जाएगी धार्मिक चीज़ों में, तो ऐसी चीज़ों पर तर्क के आधार पर वो क्या कर सकती है? हस्तक्षेप कर सकती है, रोक लगा सकती है। लेकिन सरकार का कोई धर्म नहीं होगा, सरकार किसी धर्म को बढ़ावा नहीं देगी, सरकार किसी धर्म को रोकेगी नहीं। सभी धर्मों को अपना प्रचार करने का अधिकार है, सभी धर्मों को फलने फूलने का अधिकार है, सभी को अपने अपने धर्म को, बाह्य स्वरूप को और आंतरिक स्वरूप दोनों को पालन करने का अधिकार है। बाह्य स्वरूप क्या होता है धर्म का? अभी आप मान लो आप मुस्लिम हो तो आपने जो टोपी पहना है वो आपके धर्म का बाह्य स्वरूप है। अगर आप हिंदू हो, आपने टीका लगाया हुआ है, तो आपके धर्म का बाह्य स्वरूप है। लेकिन आप मन ही मन में जो अपने ईश्वर को याद करते हो, अपने आराध्य को याद करते हो, अपने अल्लाह के याद करते हो या गॉड को करते हो, वो क्या है? वो धर्म का आंतरिक स्वरूप है। अपने यहाँ दोनों तरह की आज़ादी है। आप आंतरिक स्वरूप में भी किसी को भी मान सकते हैं और बाह्य स्वरूप में अपने धर्म का प्रदर्शन भी आप कर सकते हैं। लोकतांत्रिक तो पता ही चल गया होगा। भारत में लोकतांत्रिक का मतलब क्या होता है? जो सरकार होगी वो जनता के द्वारा निर्वाचित होगी और वो निर्वाचित होकर सरकार बनाएगी। यहीं तक बस लोकतंत्र का मतलब यही होता है। बाकी सरकार की दो प्रणाली होती है, एक होती है संसदीय प्रणाली और एक होती है आपकी अध्यक्षीय प्रणाली। अध्यक्षीय प्रणाली कहाँ पर देखने को मिलेगा आपको? अमेरिका में, जहाँ पर आप सुनते होंगे ना अमेरिका के राष्ट्रपति। अमेरिका का प्रधानमंत्री सुना है आपने? नहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति वही सर्वे सर्वा होते हैं। और जैसे और भी बहुत सारे देश होते हैं, लेकिन संसदीय प्रणाली में क्या होता है? प्रधानमंत्री प्रमुख अधिकारी होते हैं देश के। लेकिन अध्यक्षीय में क्या होता है? एक ही आदमी के अंदर सारा का सारा पावर निहित होता है। अपने यहाँ प्रधानमंत्री होते हैं,
भारत के प्रधानमंत्री, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सुना होगा, लेकिन मिस्र के राष्ट्रपति सुना होगा आपने, और अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम सुना होगा। तो इसी तरह से काम करता है। और अमेरिका में जो राष्ट्रपति होते हैं, अमेरिका में जो मंत्री बनाए जाते हैं ना, इसका अमेरिका के कांग्रेस से यानी कि वहाँ के लोकसभा से कोई लेना देना नहीं होता है। लोकसभा का सदस्य हो या ना हो, लेकिन वो मंत्री बन सकता है। राष्ट्रपति जी अपने भतीजे को, अपने बेटे को, अपने मामा को, अपने चाचा को, अपनी बुआ को भी राष्ट्रपति, मंत्री वगैरह बना सकते, भले वो किसी सदन का सदस्य हो या ना हो। लेकिन प्रधानमंत्री जी यहाँ पर भारत में किसी को भी अगर मंत्री बनाते हैं तो उसको 6 महीने के अंदर कोई ना कोई सदन का सदस्य हो जाना अनिवार्य होता है। मूल रूप से यही डिवीज़न होता है। वहाँ पर और क्या होता है अमेरिका में, वहाँ पर एल, जे और ई, इन तीनों में पूरी डिवीज़न होता है, कंप्लीट डिवीज़न होता है। लेजिस्लेटिव बिल्कुल अलग होता है, जुडिशरी बिल्कुल अलग होता है, एग्जीक्यूटिव बिल्कुल अलग होता है वहाँ पर। लेकिन भारत में क्या है, भारत में एल, जे, ई में संपूर्ण विभाजन नहीं है। जो जुडिशरी है ये तो इन दोनों से अलग है, लेकिन लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव बॉडी जो है, विधायिका और कार्यपालिका जो है, ये संपूर्ण ऊपर स्तर पर जब आप जाएंगे तो वहाँ पर एक हो जाता है, क्योंकि मंत्री जो होते हैं वो विधायिका के भी सदस्य होते हैं और कार्यपालिका के भी प्रमुख होते हैं। अगला शब्द था आपका गणतंत्र। गणतंत्र का मतलब तो मैंने समझा ही दिया है, लोगों का तंत्र ही होता है। लोगों का तंत्र यानी कि देश का जो सर्वोच्च शासक होगा, यानी कि भारत के जो राष्ट्रपति होंगे ना, वो भी क्या होंगे, वो भी निर्वाचित होंगे। वो कोई वंशानुगत व्यवस्था से नहीं आएंगे। निर्वाचित का मतलब क्या होता है बंधुओं, निर्वाचित का मतलब होता है कि भारत के जो प्रेसिडेंट होंगे, जैसे ब्रिटेन में क्या होता है, वहाँ पर फिक्स है कि एक परिवार है, उसी के आदमी जो हैं वो हमेशा क्या बनेंगे, प्रेसिडेंट बनेंगे, राजा बनेंगे, रानी बनेंगे। लेकिन अपने यहाँ क्या होता है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो ये इसी को क्या कहा जाता है, गणतंत्र कहा जाता है। गणतंत्र में हमेशा राज्य का जो प्रमुख होता है, देखो दो होते हैं प्रमुख, एक होते हैं राज्य के प्रमुख, स्टेट के प्रमुख, ये कौन होते हैं, भारत के प्रेसिडेंट, और एक होता है सरकार का प्रमुख, ये कौन होते हैं, प्रधानमंत्री जी होते हैं। तो दुनिया में जहाँ पर भी राज्य का प्रमुख जो है वो अगर चुना हुआ है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से, तो वो कौन सी व्यवस्था कहलाती है, तो उस व्यवस्था को कहा जाता है गणतंत्रात्मक व्यवस्था। अमेरिका भी इसका उदाहरण हो सकता है, और इसका उदाहरण अपना देश भारत भी हो सकता है। सामान्य से शब्दों में समझा रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगला शब्द है अपने संविधान में, अब प्रस्तावना में न्याय। अपने प्रस्तावना में न्याय 3 प्रकार के प्रदान किए गए हैं, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। न्याय का मतलब ही क्या होता है कि हर व्यक्ति के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा। मूल रूप से न्याय का मतलब यही होता है। तो अपने संविधान में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान किए गए हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। ये भी पूछा गया कि कितने प्रकार के न्याय दिए गए हैं। अगले शब्द पर चलते हैं बंधुओं, 7वां है स्वतंत्रता। अगला शब्द स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है, आज आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को पता चलेगा। स्वतंत्रता का मतलब पता है क्या होता है, शर्तों के साथ। स्वतंत्रता कभी भी असीमित नहीं होता है। असीमित नहीं होता है कि क्या मतलब होता है, स्वतंत्रता जब भी होगा तो उसका एक दायरा होता है कि आप इस दायरे में स्वतंत्र हैं। स्वतंत्रता अपने साथ, जब आपको कोई बोलता है कि आप भारत के एक स्वतंत्र नागरिक हैं, तो नागरिक, स्वतंत्र नागरिक को जैसे ही आपको बोला तो आपके सर पे थोड़ी सी जिम्मेवारी भी आ गई कि आपकी जो स्वतंत्रता है वो असीमित नहीं है, उस पर कुछ लिमिटेशंस हैं। अभिव्यक्ति की आज़ादी असीमित नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप जाओ अपने शिक्षक को गाली दे आओ, जिस यूट्यूबर से पढ़ते हैं, कोचिंग वाले को मोटी मोटी फीस देते हैं, कोचिंग वाले को पढ़ने भी जाते हैं और ऊपर से टीचर को गाली भी दे के आ जाते हैं। वहाँ पर पढ़ते कोचिंग वाले से हैं, कॉन्सेप्ट समझते यूट्यूब पर आके हैं, और फिर यूट्यूब के कमेंट में लिख के भी जाते हैं कि सारे यूट्यूबर एक ही जैसे होते हैं। मेरे पर कोई किसी ने नहीं लिखा है, मैं बाकी चैनलों को भी पढ़ता हूँ। कभी भी किसी शिक्षक का अपमान नहीं करना चाहिए, भले वो कैसा भी पढ़ा रहा हो, अच्छा बुरा, सहमति असहमति होती है। खैर हम दूसरी तरफ चले गए थे। ये क्या कहलाती है, इसी को क्या कहा जाता है, स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति का आज़ादी असीमित नहीं है। मुंह खोल के किसी को भक्त से कुछ को बोल देना, ये असीमित नहीं है। आप किसी का क्रिटिसिज्म भी करेंगे तो सामान्य शब्दों में, सभ्य भाषा में, तार्किक रूप से, लॉजिक और फैक्ट के साथ क्रिटिसाइज करेंगे। तो ये स्वतंत्रता अपने देश में दिया गया है, जिम्मेदारी व शर्तों के साथ।
यहाँ पर एक चीज़ मैं बताना भूल गया, न्याय की जो अवधारणा है ये कहाँ से लिया गया है? 1917 का रूसी क्रांति, और जो स्वतंत्रता की अवधारणा है ये 1789 ईस्वी का फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है। स्वतंत्रता कितने तरह की है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान की गई। अगले पर चलते हम लोग। अगला शब्द कौन सा है? समता शब्द भी है इसमें निहित। समता का मतलब क्या होता है? समानता, जिसका 14 से लेकर 18 आर्टिकल तक मैं आपको मूल अधिकार में मैं पढ़ाऊंगा, उसकी चिंता मत कीजिएगा। बंधुत्व, बंधुत्व का मतलब क्या होता है बंधुओं? ये आपको बंधुत्व शब्द आपको कहाँ पर मिलेगा? 51 क यानी कि मूल कर्तव्य में भी आपको देखने को मिल सकता है। देश की एकता और भाईचारा की भावना दोनों समेटे हुए है बंधुत्व। प्रस्तावना अभी तक आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रस्तावना क्या है, कैसे है। आगे क्वेश्चन आएगा, उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा। फिर मैं एक क्वेश्चन आपको ये भी दिखाऊंगा कि कहाँ से पूछा गया था। प्रस्तावना संविधान के भाग के रूप में। अब देखो, बहुत ज़्यादा विवाद चला कि प्रस्तावना को संविधान का भाग माने कि ना माने। संविधान का भाग है तो क्यों है, संविधान का भाग है नहीं है तो क्यों नहीं है। तो इस पर बहुत ज़्यादा वाद विवाद चला। तो बेरूवारी संघ बनाम बंगाल राज्य है, भारत संघ मामला है। 1960 ईस्वी, इसको भी याद रखिएगा। 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि संविधान का जो प्रस्तावना है ना, वो संविधान का दर्शन है। वो ये जानने का कुंजी है कि संविधान निर्माता जब संविधान का निर्माण कर रहे थे तो किन लक्ष्यों के साथ संविधान का निर्माण कर रहे थे। इसलिए उन्होंने क्या बोला कि संविधान का भाग नहीं है। अब जो चीज़ संविधान का भाग है ही नहीं, उसमें संशोधन कैसे हो सकता है? लेकिन इंदिरा गांधी जी तो इंदिरा गांधी जी थी। उन्होंने क्या किया? 1976 ईस्वी में 1976 ईस्वी में इसमें संशोधन किया है। अब ये संशोधन कैसे हुआ भाई? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा उन्होंने इसमें संशोधन किया है। संशोधन की जिस दिन मैं कहानी बताऊंगा उस दिन आपको पूरी राजनीतिक परिदृश्य में खोल के सामने रखूंगा। 1976 में से संविधान में संशोधन किया। उससे पहले 1973 का अगर आपको मामला पता होगा, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। आप सभी इतने बड़े लोग हैं, इतनी बार इस नाम को सुना होगा, लेकिन आज तक कभी गूगल करके नहीं देखा होगा कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य आखिर मामला क्या था। सच सच बताना, अपने दिल पर हाथ रख के बताना, कितने लोगों ने कोशिश की है जानने की कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला क्या है। नहीं जानने की कोशिश करते हैं मैक्सिमम बच्चे। वही वाला हाल है कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। याद कर लो सब लोग, फिर भी जाके फंस जाते हैं। केशवानंद भारती, मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा कटाक्ष कर रहा हूँ मैं, आपको बुरा मत मानना। केशवानंद भारती मामला था क्या है? केशवानंद भारती जी कौन थे? तो शंकराचार्य जी का जहाँ पर जन्म हुआ था ना, कहाँ पर हुआ था शंकराचार्य जी का जन्म भाई? केरल में हुआ था। कब हुआ था? 750 ईस्वी में। तो ये शंकराचार्य जी ने वहाँ पर एक मठ स्थापित किया था। उसी मठ के बाद में, बहुत बाद में, अपने आज़ादी के बाद तक केशवानंद भारती जो थे, ये क्या थे? ये मठाधीश थे उसके। मठाधीश का मतलब मठ का अध्यक्ष थे केशवानंद भारती जी। अब हुआ क्या? आज़ादी के बाद पता ही है आपको, केरल राज्य ऐसा पहला राज्य था जहाँ पर पहली बार कम्युनिस्ट सरकार की स्थापना होती है। कम्युनिस्ट सरकार का मतलब क्या होता है? वो अमीर लोगों के ज़मींदारों के ज़मीन छीनेगी, उसको गरीबों में बांटेगी, समानता स्थापित करेगी। ये सब क्या होता है? कम्युनिस्टों का थोड़ा सा विचारधारा होता है। तो इन्होंने क्या किया? इस मठ का, केरल सरकार राज्य ने क्या किया? इस मठ का ज़मीन पूरा हड़प लिया। अब केशवानंद भारती जी कहाँ पहुँचे? तो ये पहुँचे सुप्रीम कोर्ट। इन्होंने इसको धर्म की स्वतंत्रता के तहत दायर किया था मामला, धर्म की स्वतंत्रता के तहत, जिससे ये केस फंस गया पूरा का पूरा मामला। और ये भी आया कि संविधान, उसमें संशोधन को लेकर बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, बहुत सारे विवाद था। तो सुप्रीम कोर्ट के पास जब ये मामला पहुंचा ना, जिस दिन संविधान संशोधन पढ़ाऊंगा उस दिन मैं डिटेल में इस पूरे मामले को पढ़ाऊंगा, तो संविधान संशोधन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इस समय फैसला दिया। और याद रखिएगा 1973 का समय है, ये इंदिरा गांधी जी का समय है। क्रांतिकारी थी इंदिरा गांधी जी, इनका समय है ये, और इसी समय सबसे ज़्यादा संशोधन आप देखेंगे। खैर छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। तो उससे केशवानंद भारती जी के विपक्ष में फैसला आया था। केशवानंद भारती जी केस हार गए, लेकिन ये केस अमर हो गया। इस केस में संविधान में क्या बोला गया था सुप्रीम कोर्ट ने, कि आप संविधान का संशोधन कीजिए, खुले रूप से कीजिए, जिस भाग का करना है उस भाग का कीजिए, प्रस्तावना भी संविधान का ही भाग है उसका भी संशोधन कीजिए, लेकिन मूल ढांचा का आप उल्लंघन नहीं करेंगे। ये केशवानंद भारती का मामला था। तो संविधान का भाग इसमें मान लिया गया,
किसको, प्रस्तावना को संविधान का भाग मान लिया गया। इसीलिए 1976 में जब संशोधन करके इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को डाला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई आपत्ति नहीं की और इसको वैध घोषित कर दिया गया। LIC मामला 1995 भी याद रखिएगा, संविधान का भाग है। आज के डेट में प्रस्तावना पूछेगा क्या है, तो इस प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग है। ये आज के 2 सवाल हैं। उससे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि प्रस्तावना का महत्व क्या है, उसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ध्यानपूर्वक देखिएगा और यहाँ से इसको आप पढ़ लीजिएगा खुद ही, मैं तो क्या बोलूँ यहाँ पर। क्या, लक्ष्मीकांत की बुक है। अलग अलग वो लोगों ने अलग अलग चीज़ें जो इसके बारे में बोला है ना, प्रस्तावना के बारे में, ये आपको आंसर राइटिंग में मदद करेगा। इसको आप बुक से, लक्ष्मीकांत से पढ़ लीजिएगा। आसान सा है, लक्ष्मीकांत है। पेज नंबर भी दिखाई देता हूँ मैं, बहुत सारे बच्चों को दिखा, 4.4 पेज नंबर पर होगा। ओके, मैं सवाल दिखाता हूँ आपको। इस सवाल को ज़रा ध्यान से देखिएगा। अगर आपने कल का संघवाद वाला मेरा लेक्चर देखा होगा तो उसमें मैंने आपको ये सवाल दिखाया था। किसका सवाल है पता है आपको? 67th BPSC मेंस GS1 का सवाल है, GS2 का सवाल है। क्या पूछा गया है? सेम डिट्टो आंसर पे कॉपी पेस्ट देख लीजिए जाके। इसीलिए मैं जब बोलता हूँ कि UPSC प्रीवियस ईयर और UPPSC प्रीवियस ईयर कर लीजिए अभी से। किताब के बारे में मत पूछना, अरिहंत की किताब है सिविल सर्विसेज का सॉल्व पेपर का। हाल के वर्षों में सहकारी परिसंघवाद की संकल्पना पर अधिकाधिक बल दिया जाता है। विद्यमान संरचना में असुविधाओं और सहकारी परिसंघवाद किस सीमा तक इन असुविधाओं का हल लेगा, इस पर प्रकाश डालिए। बस उसने क्या किया है पता है? सहकारी परिसंघवाद के बाद उसने लिख दिया है कि बिहार के परिप्रेक्ष्य में इसका लिखिए। बाकी पूरा का पूरा कट पेस्ट है आपके एग्ज़ाम में, दिखा दिया मैंने। और ये कब पूछा गया है? 2015 में पूछा गया है। अब आज के सवाल पर आ जाते हैं। आज का सवाल जो है, मुझे सवाल में भाषण नहीं चाहिए किसी का भी, कोई भी अगरम बगरम चीज़ नहीं चाहिए। जो पूछा गया है उसको कट टू कट, पॉइंट टू पॉइंट लिखिए और ग्रुप पर भेजिए। मैं चेक कर दूंगा, समय जितना मुझे मिलता है उसमें मैं चेक कर दूंगा। प्लीज़ हल्ला मत मचाइएगा और मुझे प्लीज़ प्लीज़ भी मत बोलिएगा। कोई मुझे प्लीज़ बोले मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मैं अपना काम करता हूँ। इसलिए मुझे जब भी समय मिलता है मैं चेक कर देता हूँ, उसको लेकर घबराइएगा नहीं। पहला क्या है? बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, अपने शब्दों में लिखना है। संविधान क्या है? भारत के संविधान के प्रमुख स्रोत क्या है? अगला क्या है? प्रस्तावना में लिखित शब्द गणराज्य क्या है? बस 100 शब्दों में इसको लिखना है। गणराज्य क्या है? बस इसी को लिखना है। और वो क्या है? संविधान क्या है? भारत के संविधान के मुख्य स्रोत क्या क्या है? 200 शब्दों में। इन दोनों को लिखिए। जो बेस्ट आंसर होगा वो मैं बता दूंगा कि कौन सा बेस्ट आंसर है, और बेस्ट लिखने की कोशिश कीजिएगा। ओके, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अब इसी तरह से हम लोग छोटा छोटा मैं नोट्स बनाकर पढ़ा दूंगा, ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं होगा। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का।